क्रिस्टियानो रोनाल्डो से स्टार्ट हुई सऊदी अरेबिया का फुटबॉल ग्लोबल पे, फुटबॉल मैप पे अपने आप को स्थापित करना, अपने आप को वहां पर एक जगह देना। कहीं ना कहीं एक साल बाद, अगर हम बात करें 1-1.5 साल बाद, जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे पहले वो गेट खोलते हैं जिसको बाद में यहाँ पर करीम बेंजेमा, उसके बाद यहाँ पर नेमार, फिर एनगोलो कांटे और उसके बाद तमाम कितने बड़े बड़े सुपरस्टार ने यहाँ पर सऊदी धरती पे यहाँ पर उस फुटबॉल में एक कंट्रीब्यूशन देने की बात करी। लेकिन आज की जब हम बात करते हैं या फिर आने वाले फ्यूचर की जब हम बात करते हैं, तो ये सऊदी अरेबिया का जो पूरा प्रोजेक्ट है, जो पूरा प्रोजेक्ट फुटबॉल है, या विजन 2030 या विजन 2034 की अगर हम बात करते हैं, तो आज के टाइम पे क्या इसकी प्रोग्रेस है, कितना ये सक्सेसफुल हुआ है, कितना ये फेल हो गया है, कहां चैलेंजेस हैं और कहां सही में काम होता हुआ तो दिख रहा है। अब देखो, अगर मोटे मोटे तौर की बात करें तो तुमको लग सकता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी भी सऊदी अरेबिया में है, नेमार अपनी इंजरी से वापस आने वाला है, करीम बेंजेमा भी हमको यहां पर दिखने वाले हैं, तो डेफिनेटली हमको 3 सबसे बड़े सुपरस्टार एक दूसरे के सामने दिखने वाले हैं और राइवलरी क्रिएट होने वाली है। इसके चक्कर में यहां पर सऊदी फुटबॉल को अच्छी खासी आईबॉल्स दिखेंगी। और हमको नहीं भूलना चाहिए कि पिछले सीजन की बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बीइंग द गोल्डन बूट विनर, इसके साथ ही यहां पर कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई। ऑफ कोर्स यहां पर अब वो कितनी ज्यादा यहां पर नेचुरल थी और कितनी ज्यादा यहां पर वो उसको पुश किया गया जस्ट फॉर द मीडिया सर्कुलेशन, कितना यहां पर मीडिया छापने के लिए यहां पर मोटिवेट किया गया, अब ये तो ऊपर वाले लोग ही जानते हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम सऊदी फुटबॉल प्रोजेक्ट की बात करें तो किस स्पीड से जा रहा है और यहां पर हमको क्या चीज देखनी पड़ रही है कि कर क्या रहे हैं ये। जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये चीज बोली कि आने वाले 2-3 सालों में या फिर 5 सालों में सऊदी फुटबॉल टॉप 5 यूरोपियन लीग्स की कंटेंशन में एटलीस्ट, मतलब उससे कंपेयर करने लायक हो जाएगी। उन्होंने यहां पर ये कहते थे कि लीग 1 की बात करें उससे तो बेहतर ही है। बट खैर, आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पर अभी क्या चल रहा है। 18 जुलाई को स्टार्ट हुई ट्रांसफर मार्केट जो कि सऊदी की थी, 2 सितंबर तक रहेगी। क्या हमको आज एक बार फिर से बड़े सुपरस्टार आते हुए दिख सकते हैं? देखो, अभी तक की अगर हम बात करें, 3-4 दिन हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई भी नहीं आया है, लेकिन यहां पर कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं आया। तो क्या मान के चल सकते हैं कि सऊदी अब किसी भी बड़े सुपरस्टार पे पैसा नहीं खर्च करेगी? देखो, यहां पर मैं की चीज बता देता हूं तुमको कि पिछले साल के कंपैरिजन में $900 मिलियन यहां पर खर्च किए गए थे सिर्फ 4 क्लब्स के। यहां पर लगभग 70 से 80 प्लेयर यहां पर आए थे। आई थिंक प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो 97 प्लेयर्स यहां पर आए थे। ऑफकोर्स उसमें बड़े बड़े सुपरस्टार है, चाहे एनगोलो कांटे की बात करें, जॉर्डन एंडरसन की बात करें, ओतावियो, आयमरिक लेपोर्ट, करीम बेंजेमा, उसके बाद यहां पर मित्रोविच और मिलिंकिनो साविच, मतलब तमाम यहां पर बड़े बड़े प्लेयर्स आए थे। लेकिन क्या अब यहां पर सऊदी अरेबिया प्लेयर में इन्वेस्ट नहीं करने वाली? क्या वो ग्लोबल सुपरस्टार से हटकर अब एक यहां पर अलग दिशा में जा रही है? पिछले साल के कंपैरिजन में $900 मिलियन से बढ़कर यहां पर अब $1 बिलियन पार बजट जाने वाला है। ये खुद यहां पर सऊदी अरेबिया के जो पूरा प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं उसके एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि पैसा हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहां पर बड़े प्लेयर्स को लेके आएंगे। बट ऐसा क्यों है? देखो, इसके पीछे यहां पर 2 रीजन है कि अभी तक और शायद से आने वाले टाइम में हमको सऊदी अरेबिया कोई बड़ा प्लेयर साइन करते हुए नहीं दिखेगी। देखो, ओरिजिनल लिस्ट जो थी जिसको ग्लोबल फेस माना जाता है, आप बेंजेमा को कह सकते हो, आप नेमार को कह सकते हो, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कह सकते हो, आप एनगोलो कांटे को कह सकते हो, यहां पर आप मेसी और एम्बापे को भी कह सकते हो, लेकिन वो सऊदी अरेबिया के डेफिनेटली यहां पर प्रोजेक्ट में थे, लेकिन ऑफकोर्स दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं था। जहां किलियन एम्बापे की जो नजरें थी वो रियल मैड्रिड पे सेट थी और अब उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। वहीं लियोनेल मेसी की बात करें तो मेसी यहां पर फ्लैग बेरर बन चुके हैं अमेरिकन सॉकर प्रोजेक्ट के, और नहीं भूलना चाहिए कि 2026 में वर्ल्ड कप अमेरिका में ही है। तो यहां पर पहली चीज तो यही है कि देखो, अभी तक के अगर हम ग्लोबल फेसेस की बात करें तो जिसको यहां पर सऊदी ले सकती थी वो ऑलरेडी है, और जिसको यहां पर नहीं ले सकती थी उसने मना कर दिया। बीच में एक ग्रे एरिया है जहां पर अभी भी बचे हुए हैं, चाहे हम बात करें यहां पर मो साला की या फिर हम बात करें यहां पर किसी और बड़े प्लेयर की, तो ऑफ कोर्स यहां पर मामला है। अगर हम पर्टिकुलरली मोहम्मद साला की बात करें और केविन डी ब्रुयन की बात करें तो सऊदी के खुद एक स्पोक्स पर्सन ने इस चीज को कहा था कि हम साला को लेना चाहते थे, बल्कि इसी साल हम पैसा देने के लिए तैयार थे, जो कि रिपोर्ट किया गया था 120 से 150 मिलियन में। लेकिन लिवरपूल यहां पर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने के मूड में नहीं थी। ऐसे में यहां पर वो वेट करेंगे अगले साल का, और इस चीज को अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। वहीं सिमिलर सा मॉडल था केविन डी ब्रुयन को लाने का, कि डी ब्रुयन को लेके आते हैं और यहां
पर डिब्रॉइन के लिए हम अभी भी पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन यहां पर शायद से डिब्रॉइन का भी सिमिलर केस है। इसी के साथ अगर ला लीगा की बात करें, लेवेंडोव्स्की पे भी आप सेम अप्लाई कर सकते हो कि लेवेंडोव्स्की के लिए पैसा पे करने के लिए तैयार है, लेकिन लेवेंडोव्स्की और बार्सिलोना तो चाहती है कि भाई सऊदी पैसा पे कर दे, लेकिन लेवेंडोव्स्की टस से मस होने को राजी नहीं है। ऐसे में वो एक सीजन तो अब बार्सिलोना में रुकने वाले हैं। तो ये इस समय कहीं ना कहीं ग्लोबल सुपरस्टार्स हैं जो अपील करते हैं। इसकी एक अलग कैटेगरी है। जब सऊदी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन किया था, उसके बाद तमाम मीडिया हाउसेस ने इस चीज को पब्लिश किया था कि 50 ऐसे प्लेयर्स के नाम हैं जो कि सऊदी अरेबिया आज नहीं तो कल लेके आएगी, और इससे फर्क पड़ता ही नहीं है कि यहां पर उनकी उम्र क्या है, क्योंकि उनकी उम्र पे और उनके स्किल सेट पे प्राइमरी फोकस नहीं है। प्राइमरी फोकस है कि उनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स और कितने आई बॉल्स वो लेके आ सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा रीजन भी, अब तुम कहोगे कि जब प्लेयर आ ही नहीं रहे, जब ऑलरेडी पता चल चुका है कि ग्लोबल फेस सुपरस्टार्स के ऑपरेशन में सऊदी सक्सेसफुल नहीं होगा, तो बजट बढ़ाने का क्या मतलब बनता है? देखो, इसके यहां पर 3 रीजन है। पहली चीज तो ये है कि अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोगों को लेके आया जाए। जैसे अगर हम बात करें, अब यहां पर जो टेक्निकल डायरेक्टर है अल नसर के, वो फर्नांडो हेरो हैं, जो कि स्पेन के वर्ल्ड कप में मैनेजर भी रह चुके हैं। इसी के साथ अगर हम अल इत्तेहाद के नए मैनेजर की बात करें, जो कि पहले भी एक बॉक्स ऑफिस था, गलाडो, अब यहां पर लॉरेंट ब्लैंक, जो कि फ्रांस के और पीएसजी के मैनेजर रह चुके हैं। इसी के साथ तमाम बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट पोजीशंस पे अब यहां पर दिमाग वाले लोगों को, यूरोपियन फुटबॉल में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन लोगों को लेके आया जा रहा है। जो दूसरा बड़ा चीज है वो ये है कि यहां पर अब उन्होंने कहा है कि हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम रिन्यू करने वाले हैं। अब उनका पहला फोकस है कि प्लेयर्स आ गए, लेकिन जो प्लेयर्स आ गए वो यहां पर टिके रहे। 2 प्राइम एग्जांपल, जॉर्डन हेंडरसन की बात करें, चले गए। यहां पर अल अली के एलन सन मैक्सिमन की बात करें तो वो भी जा चुके हैं यहां पर फर्नाबाशे में, लेकिन दोनों में सिमिलर केस है, जहां सेन मैक्सिमन इज नॉट अ फेलियर, लेकिन जॉर्डन एंडरसन का छोड़ के जाना इज डेफिनेटली अ फेलियर फॉर सऊदी प्रोजेक्ट। और इसीलिए ना ही क्रिस्टियानो, ना ही करीम बेंजेमा, ना ही एनगोलो कांटे और ना ही नेमार यहां पर वापस से यूरोपियन फुटबॉल जाएंगे, बिकॉज वो मियरली एक ट्रांसफर नहीं होगा, वो एक स्टेटमेंट होगी कि सऊदी ने जो इन्वेस्ट किया है वो ठप जा चुका है। लेकिन वो चाहते हैं कि यहां पर इनके कॉन्ट्रैक्ट्स तो रिन्यू होंगे ही होंगे, लेकिन बाकी भी अब वो इंटरनल सऊदी जो लीग है उसमें ट्रांसफर करना चाहते हैं कि 4 जो क्लब्स हैं और बाकी के जो क्लब्स हैं उसमें डिफरेंस कम करने के लिए अब भाई इंटर ट्रांसफर करते रहो, जिससे अल्टीमेटली आने वाले टाइम में जो ट्रांसफर न्यूट्रलिटी है वो अपने को अचीव करनी है। इसके साथ जो तीसरा बड़ा रीजन है वो ये है कि हाल ही में बताया गया कि सऊदी के जो क्लब्स हैं अब वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि यूथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और यहां पर कल्चरल वैल्यूज में भी वो बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और ये 3 चीजें हैं कि अल्टीमेटली जो फुटबॉल में हो रहा है उसको लोगों से कनेक्ट करना है। जितना यहां पर उनका डिजिटल मीडिया पे प्रेजेंस पे ध्यान है, उतना यहां पर उनका यहां पर जो पूरा सोशल और ऑन ग्राउंड प्रेजेंस है लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए तुम देखना कि अल नसर के आने वाले टाइम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके हो, या फिर करीम बेंजेमा का अल इत्तेहाद में हो, या फिर नेमार का अल हिलाल में हो, तो डेफिनेटली यहां पर तुमको वो सड़कों पे या फिर लोगों से कनेक्ट होते हुए या फिर सऊदी को इन जनरल तुम प्रमोट करते हुए दिख जाएंगे। इसके साथ ही यहां पर अगर हम बात करें प्लान बी की, देखो बात तो यह है कि अगर सऊदी की बात करें तो सऊदी यहां पर अब अपने पूरे लीग स्ट्रक्चर को बेटर करने के मूड में। अब वो ये चाहते हैं कि अगर हम प्लेयर्स को एक्वायर करते रह जाएंगे तो फिर उसी में ही रह जाएंगे, हम उसी चीज में रह जाएंगे कि प्लेयर इसको ले लेते इसको ले लेते। वो कहते हैं कि हमारे पास अभी सूटेबल और पर्याप्त प्लेयर्स हैं जो कि सऊदी को ग्लोबल मैप पे डालने के लिए राजी हैं। ऑफ कोर्स इसमें बूस्ट कर दिया यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, करीम बेंजेमा ने और नेमार भी वापसी आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़े 2 चैलेंजेस हैं जो कि सऊदी अरेबिया को डेफिनेटली सॉल्व करने ही पड़ेंगे, वो यहां पर ये है कि पहली चीज, जो 4 क्लब जिसको फंड किया गया, 4 क्लब ने 900 मिलियन खर्च कर दिए और बाकी के जो प्लेयर जो क्लब्स गरीबी में जी रहे हैं उनके बीच में आपको डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। यह बात सच है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अल नसर की 180% से ग्रोथ हुई है अगर हम अटेंडेंस की बात करें। यह बात भी सच है कि आज के टाइम अल नसर प्रीमियर लीग में बिग 6 के अलावा सबसे हाईएस्ट फॉलोवर्स के साथ है। यह बात भी सच है कि अल हिलाल की अगर प्रेजेंस की बात करें और अल हिलाल की अगर हम ग्लोबल मैप की बात करें तो वहां पर भी अच्छी रेपुटेशन बना रखी है। लेकिन बाकी क्लब्स का क्या?
अगर अल हिलाल वर्सेस अल नसर की बात करें तो एक अच्छा खासा आई बॉल्स आता है, लेकिन अल नसर वर्सेस अल कदून की बात करें फिर कितना आई बॉल्स आता है। इस चीज को मेंटेन करने के लिए सऊदी को उनमें भी अब धीरे धीरे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर बाकी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोस्ट रोनाल्डो भी इनको अब उसी का ही एक फ्रेमवर्क बिठाना पड़ेगा और बिठाया जा रहा है। यूथ की हम बात करें, अंडर 11 की बात करें, अंडर 13 की बात करें, अंडर 15 की बात करें, अब इनमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, इन टीम्स को खिलाया जा रहा है और इनको यहाँ पर टूर्नामेंट में लाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर जो तीसरी चीज है वो ये है कि अब जो टीम बना दी है ये सऊदी में अच्छी खासी खेल रही हैं। जिन 4 को करा था वो 4 की टॉप 4 में आ गई, लेकिन इनका मेन पर्पस अब ये होना चाहिए कि भाई चैंपियंस लीग और एशियन कॉन्टिनेंट में किस तरीके से उनको लाया जाए, जिससे आने वाले टाइम में फीफा क्लब वर्ल्ड कप की बात करें तो वहां पर भी अल्टीमेटली आप मिडिल ईस्ट को नहीं, आप पूरी दुनिया को देख रहे हो। अल नसर, अल हिलाल, अल हाली, अल इत्तिहाद की बात करें, अगर ये AFC जीत के यहाँ पर क्लब वर्ल्ड कप नहीं खेल रही तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। और ऐसे में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, करीम बेंजेमा जब तक ये हैं इनका बेस्ट चांस है। उसके बाद क्या होगा ये अभी कहीं ना कहीं स्टॉल पे है। साथ ही अगर हम सॉफ्ट पावर की बात करें, ऐसा नहीं है कि यहां पर सऊदी इस चीज को समझता नहीं है। हाल ही में अगर हम अल नसर की बात करें तो अल नसर की जो वुमेन्स टीम है अब वो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। साथ ही अगर अल इत्तिहाद की बात करें तो उन्होंने भी अब अपनी वुमेन्स टीम को यहां पर ओपन कर दिया है और उसको अनवील कर दिया है। तो डेफिनेटली यहां पर अगर हम वुमेन्स स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें भी यहां पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चल रही है, जिससे बताया जा सके कि एज ए स्पोर्ट्स कल्चर सऊदी यहां पर हर चीज को अब कहीं ना कहीं अडेप्ट भी कर रहा है और उसमें इंटरेस्ट भी ले रहा है। साथ ही अगर मैं तुमको सऊदी नेशनल टीम की बात करूं तो उनकी भी वुमेन्स टीम मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को देख रही है। तुमको पता होना चाहिए कि सारी चीजें पाइपलाइन में इस तरीके से बनाई गई हैं कि अल्टीमेटली वर्ल्ड कप जब आएगा, चाहे वो 2034 में आए या फिर बाद में आए, सऊदी अरेबिया उसके लिए प्रिपेयर हो। और इनको पता है कि प्लान बहुत फ्यूचर का है, लेकिन अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रहते रहते भी अगर आप एक ऑडियंस का बेस नहीं बना पाए तो कहीं ना कहीं सब बेकार है।